स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। रमन आज अपनी नौकरी से रिजाइन कर चुका था, लेकिन बकौल रमन उसको तो अपनी नौकरी बड़ी पसंद थी। अपने 7 साल के इस नौकरी में उसको कभी ये महसूस हुआ ही नहीं था कि उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तनख्वाह भी अच्छी थी और साथ के साथ ही जिस इलाके में ये नौकरी थी, रमन को वो इलाका पसंद बहुत था। रमन एक फॉरेस्ट गार्ड थे। फॉरेस्ट गार्ड का मतलब कि जंगल में ही तकरीबन सारा दिन व्यतीत करना अपनी नौकरी का। हरियाली, अनोखे जानवर, कुदरत के बिल्कुल करीब, अगर हम बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो ये चीजें रमन को पसंद थी और शुरू से ही रमन इन चीजों को बहुत पसंद करता था। लेकिन हमारी जो जिंदगी है ना, हम सोचते हैं कि अगर बुरा वक्त आ रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा, अच्छा वक्त आ रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन किसी भी समय जिंदगी कैसा मोड़ काट लेती है पता नहीं लगता। ऐसा ही कुछ रमन के साथ हुआ। रमन की जो नौकरी थी वो कुछ 9 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास उसका ड्यूटी का टाइम होता था। दिन के समय में उसकी ड्यूटी थी, रात को उसकी कभी शिफ्ट लगी नहीं और ना ही रमन को कभी इस चीज़ का कुछ हुआ कि मुझे मेरी रात की शिफ्ट नहीं लगती, और वो खुश भी था। दिन में अपना काम करो और आराम से घर जाके रेस्ट करो। लेकिन अब कुछ समय से जिस जंगल में रमन नौकरी कर रहा था, बाय द वे जो ये जंगल है ये झारखंड के कुछ जंगलों का इलाका है। उस जंगलों में कुछ समय से एक अजीब सी तरीके की एक्टिविटी को नोट किया जा रहा था। वो क्या एक्टिविटी थी? जो रात को ड्यूटी करने वाले गार्ड्स हैं वो नौकरी छोड़ते जा रहे हैं। नया भी आ रहा है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा। चलो, नए की समझ आती है कि रात के समय में जंगल डरावना तो होता है, कईयों को डर ज्यादा लगता है, लेकिन जो पुराने थे, पहले तो जब रिप्लेसमेंट हो रही थी उन गार्ड्स की जो छोड़कर जा रहे थे वो भी वैसे पुराने थे, लेकिन जो उनकी रिप्लेसमेंट में लेकर आए जा रहे थे वो भी पुराने थे। जो भी कोई नौकरी छोड़ता वो हमें बाद में दिखाई नहीं देता। हमारी जो डिपार्टमेंट था उनकी तरफ से भी एक सख्त हिदायत थी कि इनके साथ कांटेक्ट मत किया जाए। ऐसा नहीं था कि वो कहीं गायब हो रहे थे, बस वो चले जाना चाहते थे इस जंगल से। मेरी और मेरे कुलीग्स जो बाकी थे, हमारे बीच ये बात होती रहती थी कि भाई ऐसा भी क्या हो रहा है जंगलों में, क्या कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ दिक्कत है, कोई ऐसा जानवर आ गया है जिससे डर कर ये नौकरी छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कोई क्या जानवर होगा कि जिससे डर कर नौकरी छोड़ देंगे? हर एक फॉरेस्ट गार्ड के पास अपना एक वेपन होता है अपने बचाव के लिए, और जो ये चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो टावर, वॉच टावर जिसे कहते हैं, वो सुविधाओं से लैस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई जानवर हमला करके उनको मार दे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नौकरी छोड़ते जा रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि जो छोड़ रहे थे वो बताने की हालत में थे नहीं कि उन्होंने नौकरी छोड़ी क्यों। अब ये जो विपदा थी, इस बात का शायद मुझे अंदेशा नहीं था कि ये बहुत जल्द मुझ पर भी आने वाली है। और वो सवाल जो ना ही सिर्फ मेरे बल्कि मेरे कोलीग्स के मन में भी चल रहे थे, उनके जवाब साक्षात रूप में मुझे प्रैक्टिकली मिलेंगे, ना कि थ्योरेटिकली। यानी कोई मुझे बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि क्या हो रहा था वहां पर। ऐसा भी क्या था वहां पर जो उन गार्ड्स को मजबूर कर रहा था अपनी ही रोजी रोटी पर लात मारने के लिए। खैर, अब जब ये सिलसिला चल रहा था तो फिर अब नंबर लगता है मेरा। मेरे जो साहब हैं मुझे बुलाते हैं कि रमन, पता नहीं क्या दिक्कत है कि यार ये आज की जो जनरेशन है ना, ये काम कर कर राजी नहीं है। देखना, पहले कहते हैं काम नहीं है, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो फिर इनके नखरे ही नहीं मान होते। ये कहते हैं कि हम तो रात को नहीं ड्यूटी करेंगे, हमें तो सुबह ड्यूटी कराओ। अरे भाई, सुबह की शिफ्ट तो ऑलरेडी मिल रही है, रात को करनी है ना, हम तो बोनस भी दे रहे हैं। पता नहीं लोग यार फिर काम क्यों नहीं कर रहे। अब जैसे ही उन्होंने बोनस की बात की ना, तो मेरे मन में उससे पहले एक सवाल चल रहा था कि साहब, नए लोगों का तो सोचा जा सकता है कि ठीक है उनके नखरे होंगे, लेकिन जो पुराने लोग छोड़ गए हैं उनका क्या?
लेकिन ये सारी बातों पर, ये सारे सवालों पर एक पर्दा पड़ चुका था बोनस के नाम का। क्योंकि जैसे ही मैंने बोनस का शब्द सुना, तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि भाई पैसा ज़्यादा। अरे सुबह दिन को सो लिया करेंगे, वैसे भी तो हम सारे दिन जंगल में घूमते हैं, जंगल के कह सकते हैं कि रग रग से वाकिफ है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है। दिन को ड्यूटी करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, रात की ड्यूटी करेंगे तो और बढ़िया ना। अपनी जो चेक पोस्ट है या वॉच टावर है, वहाँ पर हम आराम से बैठेंगे, चाय बनाएंगे, पियेंगे, इंतजाम वगैरह होता है, वहाँ पर सामान वगैरह होता है। जब सुबह होगी नीचे उतरेंगे बालकोनी से, घर चले जाएंगे। मेरे हिसाब से तो रात का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। ये तब इनकी सोच थी, बहुत जल्द बदलने भी वाली थी। क्योंकि बहुत जल्द ना ही सिर्फ ये बोनस को लात मारने वाले थे, बल्कि जो इनकी नौकरी चल रही थी उसको भी ये लात मारने वाले थे। अब ऐसा भी क्या होने वाला था, इसके लिए तो जो किस्से का अगला पड़ाव है वहाँ पर पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो साथ के साथ कमेंट में जरूर बताइए कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और इसके साथ ही जो आज की मेरी अनाउंसमेंट है वो है कि जो व्हाट्सएप नंबर, जिसके बारे में काफ़ी देर से मैं प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से उसको सिंक्रोनाइज किया जाए कि हम सभी से जुड़ सकें, तो जो ये स्क्रीन पर आपकी फ्लैश हो रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो अपनी स्टोरीज भेजना चाहते हैं। हालांकि ये नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा सेलुलर कॉल के लिए, लेकिन व्हाट्सएप की जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने कहानी बोलकर सुनानी है तो वो इस व्हाट्सएप पर मुझे पहले मैसेज कर सकता है कि मेरा ये किस्सा है, आप उससे बात करना चाहते हैं। अगर लिख कर भेजना चाहते हैं तो वो भी आप टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये व्हाट्सएप नंबर है। इंस्टा पर भेजना चाहते हैं तो वो भी मैंने डिटेल दे दी है, ईमेल करना चाहते हैं वो भी डिटेल दे दी है। और इसके साथ ही इसके मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, तो कम्युनिटी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जो भी उस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, और मेरे साथ चैट पर भी अवेलेबल रहना चाहते हैं, तो वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई क्या रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से कुछ नया करते रहेंगे, ताकि ना ही सिर्फ हम हम इस चैनल के जरिए जुड़ें, बल्कि एक अदर वे भी होना चाहिए। कुछ पता हो होता है कि कब चैनल बंद हो जाए। मैं आजकल सुना है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो ये नहीं चाहते कि जो गेस्ट हैं मेरे पॉडकास्ट पे आए, तो उनको स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि सुनील शर्मा के पॉडकास्ट पे नहीं जाना। अगर सुनील शर्मा के पॉडकास्ट पे गए तो फिर मेरे पॉडकास्ट पर आपके दरवाजे बंद हैं। और काफ़ी बड़ा चैनल है, सुनने में आया है बड़ा चैनल, छोटी हरकतें, अच्छा नहीं लगता। खैर भाई, हमें तो परमात्मा हमारे पास जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हम इस काबिल नहीं हैं कि इसको कंटिन्यू कर सके तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि हम इस काबिल हैं कि इसको कंटिन्यू कर सकें, तो फिर किसी के बाप तक की औकात नहीं है कि वो रोक के दिखा दें। खैर, अब मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि ये कहानी का अगला पड़ाव है। रमन, जैसे मैंने कहा कि बस अब उनकी आंखों पर बोनस का पर्दा पड़ चुका था और वो कोई दूसरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बस वो कहते हैं कि साहब आप मुझे बताइए कब से ज्वाइन करनी है रात की ड्यूटी। अब साहब भी खुश हो जाते हैं कि भाई इसने किंतु परंतु तो किया नहीं, ये तो मान गया, बढ़िया बात है। साहब कहते हैं कि भाई आज कर तू रेस्ट जा, कल रात को ही आना। और चेक पोस्ट के ना इनके जो वॉच टावर होते हैं उनके नंबर होते हैं, वहाँ पर वाईफाई, वहाँ पर ये वॉकी टॉकी की भी सुविधा होती है, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है। टेलीफोन की भी सर्विस होती है, वायर के थ्रू होती है। लेकिन इनकेस कोई भी किसी भी परेशानी की वजह से अगर कोई दिक्कत आए तो दोनों कम्युनिकेशन के सहूलतें होती हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जानवरों का सिस्टम क्या है, कि भाई ऐसा भी कोई क्या खूंखार जानवर होता होगा जिसके लिए सर्च टावर बनाए जाते हैं, वॉच टावर बनाए जाते हैं, कि मतलब इतना इनको देखना और कुछ ही दूरी पर। क्योंकि ना ही सिर्फ जानवरों का तो एक बहुत मिनिमल पार्ट होता है, इसमें मेन होता है लालची इंसानों का जो तस्करी करते हैं पेड़ों को काट कर। इसलिए मेन मकसद ये होता है, इनको इसलिए वेपन भी दिए जाते हैं। और ये खास तौर पर हिदायत दी जाती है कि अगर आपको कोई हलचल सुनाई दे, कुछ दिखाई दे अनयूजुअल, तो आपने हीरोपंती नहीं करनी, आपने उसी समय हमें कॉल करना, जो उनका डिपार्टमेंट का मेन हेड ऑफिस होता है। और आप जो भी अपनी जो
वॉच टावर का लोकेशन बता के कि कौन से नंबर का वॉच टावर है, उसके आसपास की हरकत हुई है, ताकि ऑन द स्पॉट जो कंपनीज होती हैं, जो मतलब इनकी होती है, इनके जो बाकी गार्ड्स होते हैं वो उस जगह पर आ सकें एम्यूनेशन के साथ। अब ये अपने वॉच टावर जो जहाँ पर इनको एसोसिएट किया जाता है वहाँ पर जाते हैं और अपना सारा हिसाब तब देखते हैं, सेट शूट करते हैं, वॉकी टॉकी सारा चेक करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस दिन बारिश काफ़ी पड़ रही थी। मौसम जो है वो सुहावना तो था, लेकिन साथ के साथ डरावना था, क्योंकि रात के समय में बिजली की जो गर्जन है वो कम से कम दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी, खासतौर पर रमन का। क्योंकि जिस हिस्से में रमन आया था वो हिस्सा बहुत ज़्यादा अंदरूनी था उस जंगल का। उसके आसपास भी कोई वॉच टावर था नहीं। कुल मिलाकर कहें कि अगर कोई उस इलाके में इंसान था तो सिर्फ रमन था। और रमन की ये पहली रात थी जहाँ पर वो शिफ्ट अपनी रात के समय में कर रहा था। तो कुछ तो उसके मन में डर था, लेकिन वो अपना पूरा तैयारी के साथ आया था कि भाई मोबाइल में मतलब मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर ली थी कि भाई मूवीज़ देखेंगे। अब हमें थोड़ी बहुत हलचल दिखाई देगी तो देखेंगे तब की तब। रमन कुछ समय बाद, अब बारिश थम जाती है और उस जो वॉच टावर था उसके बिल्कुल पास एक बड़ा छोटा सा तालाब था, जिसमें से मेंढकों की काफ़ी आवाज़ आ रही थी, जो कुछ हद तक रमन के आसपास का जो अकेलापन है उसको दूर कर रही थी। लेकिन रमन ये महसूस करता है कि कुछ ही समय बाद वो भी अचानक से बंद हो जाती हैं। ना ही सिर्फ उन मेंढकों के डराने की आवाज़ बंद होती है, बल्कि जो हल्की-फुल्की किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो जाती है। बारिश बंद हो चुकी थी, हवा भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब था तो सिर्फ उस इलाके में रमन और हर तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे में कुछ समय बाद एक हलचल सुनाई पड़ती है रमन को। रमन, जो मोबाइल पर अपने मूवी देखने में मशरूफ था, वो अचानक से हिलता है और जहां से आवाज आ रही थी, जिस जिस दिशा से आवाज आ रही थी वहां पर वो देखता है, तो उसको बड़ी दूर अंधेरे में ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई हिल रहा है। अब रमन जैसे ही वहां पर टॉर्च मारता है तो जो वो चीज थी वो बस एक तरह से गायब हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा हिलजुल होती है और गायब हो जाती है। ऐसा लगता था कि कोई जैसे ही टॉर्च पड़ी है वो डर कर इधर उधर छुप गया। अब रमन को शंका होती है कि कहीं ये कोई जानवर तो नहीं है, लेकिन रमन बड़े ध्यान से आसपास देखता है। उसको लगता है कि कोई जानवर वगैरह वाला सीन मुझे लग तो नहीं रहा। एहतियातन तौर पर वो एक बार अपने ऑफिस में मतलब फ़ोन करता है, कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है कि मुझे एक हलचल सुनाई दी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये किसी जानवर की हलचल नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जो कंपनी है उसको तैयार रखिए गार्ड्स की, इन केस अगर कोई मुझे और सुनाई देती है, दिखाई देती है चीज़, तो मैं आपको फर्दर करता हूँ कम्युनिकेट। इसके बाद जो रमन है वो वॉकी टॉकी को बंद कर देता है और अब वो बस उस हलचल की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। मोबाइल वो अपने साइड पे रख देता है। कुछ देर तक वो इधर उधर देखता रहता है, लेकिन उसको पिन ड्रॉप साइलेंस के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो रमन फिर से मोबाइल की तरफ देखना शुरू करता है। इससे पहले वो दोबारा से इन्फॉर्म करता है कि मैंने कुछ समय वेट की, तो मुझे किसी भी तरीके की कोई हलचल दोबारा से सुनाई नहीं दी। हो सकता है कि जानवर हो, तो फिर भी एहतियातन तौर पर आप कंपनी को स्टैंड बाय पर रखिए। अब रमन दोबारा से मूवी देखनी शुरू करता है और उसके जो मोबाइल की बैटरी है ना वो तकरीबन 70% चार्ज थी। उसके देखते ही देखते वो क्या देखता है कि 70 से अचानक 50 होती है, 50 से कुछ ही सेकंड में 30 होती है और अचानक से मोबाइल डेड। आसपास इतनी ठंड भी नहीं थी, साथ ही साथ वॉकी टॉकी वो भी काम नहीं कर रहा था, जो तकरीबन तकरीबन हर हालत में काम करता है। वो जल्दी से फ़ोन उठाता है, फ़ोन भी डेड था। अब वो लाइट चलाता है, क्योंकि वो लाइट बंद करके देख रहा था। ऊपर की लाइट जल रही थी, वो नीचे आ चुका था। जब वो लाइट चलाता है तो लाइट भी बंद। यानी कि कहा जा सकता है कि अब रमन, सन्नाटा और अंधकार यही थे। हाँ, टॉर्च जल रही थी।
कुछ ही सेकंड होते हैं, रमन इससे पहले कि कुछ समझ पाता कि अब थोड़ी-सी जो हलचल है वो थोड़ी-सी तेज़ हो रही थी। वो हलचल अब आसानी से पहचानी जा रही थी क्योंकि वो हलचल हो रही थी पानी के बीच, जैसे कोई पानी के बीच हिल रहा। रमन जल्दी से ऊपर जाता है बालकनी की तरफ, हालाँकि उस बालकनी में पिंजरे लगे हुए थे, यानी कि कोई जानवर वगैरह हमला कर नहीं सकता था, तो इसलिए रमन भी संतुष्ट था। लाइट जो है वो चल नहीं रही थी, तो टॉर्च की सहायता से रमन आस-पास पानी में देखता है, लेकिन कुछ भी रमन को नज़र नहीं आता। हाँ, पानी ज़रूर हिल रहा था। हो सकता है कि कोई जानवर हो छोटा-मोटा। रमन अब डरने लगा था। उसका कारण ये है कि बाकी तो सब ठीक था, लेकिन जो अचानक से उसके सामने देखते-देखते मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो भी काम करना बंद कर दिए, ये बहुत अनयूजुअल चीज़ थी। अभी ये रमन सोच ही रहा था कि रमन को बिल्कुल अपने बाईं ओर कुछ दिखाई देता है। जैसे ही टॉर्च मारता है तो अब रमन को एक इंसानी शरीर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो किसी औरत का था शायद। रमन थोड़ा-सा शाउट करता है, "कौन है?" लेकिन उस शरीर से किसी भी तरीके की कोई हिलजुल नहीं हो रही थी और जैसा उसकी वेशभूषा थी, सफ़ेद कपड़े थे लेकिन कटे-फटे थे, जैसे लग रहा था कि शायद कोई आस-पास आदिवासी का कबीला होगा, वहाँ से कोई आकर खड़ा है। लेकिन वो एक ही जगह टकटकी लगाकर उस तालाब की ओर देख रहा था। रमन के 3-4 बार शाउट करने के बावजूद भी वो रमन की तरफ देख ही नहीं रही थी। अब रमन डर तो रहा था, लेकिन उसको था कि शायद कोई, मतलब ये कोई वो तो नहीं है, गिरोह तो नहीं है जो पेड़ वगैरह काटता है। लेकिन उसको इस चीज़ का था कि यार नहीं, लेडी थोड़ा होगी, कहीं कोई जाल तो नहीं है। कुछ समय तक रमन कोशिश करता है कि वो वायरलेस के ज़रिए कॉन्टैक्ट करे, फ़ोन के ज़रिए कॉन्टैक्ट करे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी रमन के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय अपने उस वॉच टावर से बाहर निकलने के और उस जो औरत है, जो रमन को तब लग रही थी, वहाँ पर जाने के। अब रमन अपनी जो वेपन है उसको तैयार करता है और दरवाज़ा खोलता है, धीरे-धीरे उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। वो उसको कहता है कि मैडम कौन हो आप? यहाँ क्या कर रही हो अभी? इतने जंगल में कौन से कबीले से हो? फिर रमन दोबारा पूछता है और धीरे-धीरे उसके करीब आ रहा होता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब उसके बाद जो रमन की आंखों के सामने होने वाला था और उसके बाद जो उसके कान सुनने वाले थे, रमन ये ताउम्र नहीं भूल पाएगा। वो शायद नज़ारा और या वो शायद आवाज़ रमन को जितनी देर वो जिंदा रहेगा उसको डराती रहेगी, सताती रहेगी। जब रमन गुस्से से उसको बोलता है काफ़ी ऊंची आवाज़ में, तो जो वो सामने प्रेतनी थी वो कुछ नहीं बोलती। वो जल्दी से भागती है तालाब की ओर भागती है, दूसरे किनारे चली जाती है, तालाब के बीच से नहीं, जैसे तालाब का पानी कोई पुल हो। रमन की तो आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन अभी रमन को एक और सदमा बर्दाश्त करना था। जैसे ही वो तालाब के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, वो रमन की तरफ मुड़ के देखती है। रमन की जब टॉर्च उस पर जाती है तो उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा तो देखने लायक था ही नहीं, बस एक ऊंची सी चीख बजती है जिससे तो रमन के जैसे कान ही फट जाते हैं। बकौल रमन बस उसकी पैंट गीली हो चुकी थी, उसकी टांगें कंपकपाई जा रही थी और वो जंगल जहां पर कुछ समय पहले बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, उस भयानक चीख के साथ आसपास के जानवर, पक्षी भी जैसे मानो उसका साथ दे रहे थे। अब उस सुनसान जंगल में कुछ ही देर में ऐसी खौफनाक आवाजें आने लग पड़ी थी जो किसी को भी हार्ट अटैक दिलाने के लिए काफी थी। रमन तो जल्दी से भागता है, बची कुची हिम्मत लेकर दरवाजा बंद करता है और बस एक कोने पर बैठ जाता है। ना अब उसकी हिम्मत कोई आसपास इक्विपमेंट को चेक करने की थी कि शायद चल पड़े, और ना ही अब उसकी हिम्मत कुछ देखने की थी। तो वो अपने बाजुओं में अपना सर कर लेता है और दुबक जाता है, और जितना उससे परमात्मा का नाम लिया जा रहा था वो ले रहा था। आसपास उसको नाखूनों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई शायद दीवारों को खुरद रहा है, और वही चीखें बार बार उसको सुनाई दे रही थी जो कुछ समय पहले उसने सुनी थी और जिसको वो जिंदगी में सुनना नहीं चाहता था। लाख कान बंद करने की कोशिश की,
रमन ने, लेकिन वो चीखे जैसे मानो वो चुड़ैल उसके बिल्कुल पास से मार रही है। वो उसको सुनाना चाहती है अपनी दर्दनाक, अपनी खौफनाक चीखें। अगले दिन जब रमन को होश आया तो उसके आसपास कुछ गार्ड खड़े थे, उसके साहब भी खड़े थे। रमन का शरीर तो मानो जैसे ठंडा पड़ा था। कब उसको नींद आई या कब वो बेहोश आया उसको पता नहीं। बस उसके साहब उसको झंझोड़ रहे थे कि रमन क्या हुआ, बता तो सही। रमन देखता है सुबह हो चुकी थी, दरवाजा टूटा हुआ था। आसपास काफी लोग होने की वजह से रमन को थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो बस एक इशारा करता है कि बस हॉस्पिटल ले चलो। आनंद फानंद में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कुछ समय उसको ठीक होने में लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आता है रमन का रिजाइन। बकौल रमन वो कुछ ज्यादा बताता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। बस वो ये कहता है कि वो नौकरी कर नहीं पाएगा साहब, वो दिन की नौकरी भी नहीं कर पाएगा, रात तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जो उसने वो नज़ारा देखा उसके बाद उसके लिए किसी भी हालत में उस जंगल के अंदर एंटर करना तो मुनासिब था नहीं। अब उसको उस सवाल का जवाब भी मिल चुका था कि आखिर कुछ समय से वो गार्ड क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं अपनी, क्यों अपनी रोजी रोटी को लात मार रहे हैं। क्योंकि कुछ ही समय पहले ये भी अपनी रोजी रोटी को लात मार चुके थे, लेकिन जान से बढ़कर थोड़ा कुछ होता है। अब पता नहीं कि क्या उस जंगल में कुछ समय से किसी चुड़ैल का साया आ चुका था, क्या आ चुका था, क्या वो गिरोह था कोई जो ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन जो नज़ारा रमन ने देखा था कि कोई पानी के ऊपर कैसे भाग सकता है, वो नज़ारा कुछ अलग ही बयां कर रहा था, कुछ अलग ही हकीकत को बयां कर रहा था। क्योंकि जो तालाब था कुछ ऐसा नहीं था कि चाहे वो आधा फीट ही गहरा क्यों ना हो, एक ही फीट गहरा क्यों ना हो, कोई उसके ऊपर कैसे भाग सकता है। रमन को तो बस ये लग रहा था कि बस उसकी जो जान है वो बची है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद उसने ठीक भी किया, जिसके साथ बीतती है उसको ज्यादा पता होता है। आई होप ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब अगला किस्सा जो है ये रघुवीर सिंह जी का है, और रघुवीर सिंह जी कानपुर में फैक्ट्री में काम करते हैं। बेसिकली ये गांव से, लेकिन जब ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जब इन्होंने बिल्कुल नई नई अपनी जॉब शुरू की थी, तो तब इनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं थी। उसकी वजह से इनको गुजारा करना पड़ रहा था शेयरिंग रूम में। घर था बेसिकली, एक काफ़ी पुराना घर था, और ये 4 जाने वहाँ पर रहते थे। और उसकी जो छत थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब इन्होंने जॉब शुरू की तब तो सर्दियों के दिन चल रहे थे, कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। लेकिन अब दिन चल रहे थे मानसून के, और जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसकी वजह से जो छत है वो चोने लग पड़ी, क्योंकि ये जो लकड़ी की होती है ना, बालों की छत होती है काफ़ी, मैंने जैसे पंजाबी में बाला कहते हैं, अब हिंदी में पता नहीं, जो ये गार्डर पड़े होते हैं और उसको कहते हैं, रिसेंबल नहीं कर पा रहा है कि क्या कहते होंगे, आप समझ जाएंगे। वो छत थी, उसकी वजह से जो ऊपर था, ऊपर मिट्टी भी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से छत काफ़ी ज़्यादा लीक करती थी और इनको काफ़ी परेशानी होती थी। तो फिर उन्होंने मकान मालिक को कहना शुरू किया, तो मकान मालिक ने जल्दी सुन भी ली। रिपेयरिंग का काम शुरू होने जा रहा था, लेकिन एक और दिक्कत सर पर थी कि कमरा उसका एक ही था, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो ही नहीं सकते थे, था ही नहीं। तो जितने भी 10-15-20 दिन लगने थे इनको, तब तक कहीं और एडजस्ट करना पड़ना था। अब मौके पर ये दूसरी जगह कैसे ढूंढे, अगर मिली भी थी तो वो भी सेम ऐसी थी, दिक्कत परेशानी थी। फिर इनका मालिक जो है वो कहता है कि भाई मेरा एक गोडाउन है, वहाँ पर तुम जाकर रह सकते हो, पंखा वगैरह मतलब कूलर वगैरह मैं तुम्हें दिला देता हूँ तब तक के लिए, 10-15 दिन के लिए, और तुम आराम से रहो वहाँ पर। अब ये कहते हैं ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है, हमने गोडाउन खाली था, गोडाउन बेसिकली, तो वहाँ पर हम रात को ही आना होता है, सारे दिन तो हमने काम करना होता है। तो ये गोडाउन में चले जाते हैं और वहाँ पर सोना शुरू कर देते हैं, रहना रात को शुरू कर देते हैं। लेकिन एक आधा दिन ये भी बीतता है तो इनके दोस्त महसूस करते हैं कि भाई मानसून है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और नीचे जो कूलर है वो लगने के बावजूद गर्मी बहुत है। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम छत पर सोया करेंगे। लेकिन रघुवीर सिंह जी को ना छत पर सोना पसंद नहीं था, वो नीचे ही सोना पसंद करते थे, और वो कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। अब यूजुअल सी बातें कहते हैं, ठीक है भाई चले जाते हैं।
जो गोडाउन है उसकी आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, एक बड़ा सा शटर होता है, साथ में एक छोटा सा दरवाजा होता है, जिससे नॉर्मल किसी ने अगर आना जाना तो हर बार थोड़ा शटर ऊपर करेगा। जो ये गोडाउन था उसके बिल्कुल साथ ही जो सीढ़ियाँ थी वो बाहर की तरफ थी, और उसका भी एक सेपरेट दरवाजा था। अब ये तीनों दोस्त जो हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और उसके बाद ये दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं और सोने चले जाते हैं। थकावट होने की वजह से कुछ ही समय में इनको नींद आ जाती है, लेकिन जो उनकी जाग है काफ़ी ऊंची आवाज़ों से खुलती है। बेसिकली कोई जो छोटा दरवाज़ा था उसको बाहर खटखटाया जा रहा था। इनको लगता है कि शायद किसी दोस्त का कोई सामान रह गया होगा, और वो कहता है कि भाई आता हूँ, रुक जाओ, इतनी भी क्या तुम्हें पड़ी है कि दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हो। वो बढ़ते जा रहे थे बाहर की ओर, कहते जा रहे थे, लेकिन दरवाज़ा कोई खटखटाए ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अब जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि कोई सामने है ही नहीं। इनको ये काफ़ी बात अजीब लगती है कि भाई ये कैसे हो गया। खैर ये देखते हैं सीढ़ियों का दरवाज़ा भी बंद था, उसको खींच के देखते हैं, वो शायद अंदर से बंद था। तो इनको थोड़ी हैरानी तो होती है कि कोई इतनी जल्दी कैसे भाग गया। चलो हो सकता है किसी को सामान लगा होगा कि मेरा यहाँ पे छूट गया, तो जेब जूब चेक की होगी, मतलब बीडी टाइप ही होगा कुछ, तो हो सकता है वहाँ पे वो तो चला गया होगा। अब ये लेटते हैं, 15-20 मिनट बीतते हैं, तो फिर से वही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है दरवाजे के खटखटाने की। ये जाते हैं, खोलते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर था नहीं। 2-3 बार ऐसा होता है, तो अब ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये फ़ोन लगाते हैं नीचे से ऊपर कि भैया क्यों तंग कर रहे हो यार, थकावट है, कल फिर काम को जाना है। तो ऊपर वाले कहते हैं नींद में कि भाई हम क्या करें, काम को जाना है। कहते हैं यार नीचे आके दरवाज़ा खटखटाए क्यों जा रहे हो। वो कहते हैं कि भाई हम तो खटखटा नहीं रहे, हम तो सो रहे हैं। फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तू तो नहीं गया, तू तो नहीं गया, लेकिन कहते नहीं हम तो सो रहे थे। अब इनको लगता है कि भाई इनके दोस्त इनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो भाई अच्छी बात नहीं है मजाक करना, ऐसा मत करो यार, बड़ी नींद आ रही है, थकावट बहुत है, कल काम को फिर मालिक कहेगा कि यार तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे। लेकिन वो फिर इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे इनको विश्वास हो चला जाता है कि यार ये तो लगता सच्ची बोल रहे हैं, तो ये उनको बहुत ज़्यादा कहते नहीं है। अब जो दरवाज़ा होता है, जैसे लोहे का दरवाज़ा था, उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। अगर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो तो नेचुरली बात है उसकी परछाई थोड़ी सी नीचे रिफ्लेक्शन में बाहर की अंदर की तरफ टेढ़ी सी नजर आएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस बार ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई दरवाज़ा खटखटाए और मैं जल्दी से भागता हुआ जाऊंगा और दरवाज़ा खोलूंगा। भागने का टाइम मिलेगा नहीं, अगर मेरे दोस्तों में से कुछ हुआ, कोई हुआ तो ठीक है, नहीं तो हो सकता कि आसपास कोई शैतानी ना कर रहा हो। जैसे ही दरवाज़ा खटकता है ये भागते हुए जाते हैं, और भागते हुए एक चीज़ नोटिस करते हैं कि नीचे कोई भी परछाई नहीं थी। अब ये जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे पे आसपास कोई भी नहीं था। इनको फिर काफ़ी हैरानी होती है, साथ के साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है। सेकंड थॉट्स मन में आ रहे होते हैं कि क्या मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर चले जाऊं, या फिर क्या बात हो सकती है। अरे नहीं नहीं यार, वैसे ही मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अब दरवाज़ा बंद करते हैं और सोचते हैं कि कोई ला खटखटाता रहे दरवाज़ा, मैं तो नहीं खोलूंगा। अब ये दोबारा अपनी खटिया पर जाते हैं और लेट जाते हैं। जब ये लेटते हैं ना, तो कुछ समय बाद इनको अपने माथे पर कुछ ऐसे टिप 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 जैसा सा महसूस हो रहा होता है। धीरे धीरे ये मतलब पानी की बूंदों के जैसे नीचे आ रहा था। ये सोचते हैं कि भाई ये अब फिर से वही चीज़ होगी भाई, इस पर तो लेंटर भी पड़ा हुआ है, आज तो बारिश भी नहीं हुई और पानी भी ऊपर नहीं खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये माना जा सके कि ये भी लीक करेगी शक। लेकिन अब देखते हैं ऊपर मोबाइल की टॉर्च लगाकर, वहां पर तो कोई भी पानी का नामो निशान नहीं था। पानी का नामो निशान तो दूर की बात, वो छत बिल्कुल सूखी हुई थी, जो इस बात का इशारा कर रही थी कि लीक होने का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। अब इनको काफी अजीब बात लगती है, और ये पास पड़े रुमाल से अपना सारा माथा साफ करते हैं और रख देते हैं कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही चीज, ये सो रहे होते हैं। अब ये टेढ़े होकर सो रहे थे, और इनके बिल्कुल कनपट्टी के पास वही चीज, जो पानी जैसी चीज थी, वो दोबारा से इन पर आकर गिरने लग पड़ती हैं, छींटें। तो फिर इनको अजीब लगता है कि भाई ये क्या हुआ।
ये फिर कैसे हो रही है? बिल्कुल ऊपर छत सूखी हुई है। अरे कोई कूलर से तो नहीं आ रही, पर नहीं कूलर से आ रही होगी तो ऐसे टिप टिप थोड़ा लगेगी। ये फिर से अपना रुमाल साफ करते हैं, मोबाइल की टॉर्च लगाकर ऊपर इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ था नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही वो रुमाल अपना साफ करते हैं, मोबाइल की टॉर्च गलती से एंगल चेंज करती है और देखते हैं कि जो इनका सफ़ेद रुमाल था वो बिल्कुल लाल सूहा हुआ था, जैसे कि वो अपने माथे से पानी नहीं बल्कि खून साफ कर रहे हैं। जैसे ही ये देखते हैं जल्दी से भाग कर जाते हैं और लाइट को ऑन करते हैं। जब ये लाइट ऑन करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इनके खटिया के बिल्कुल पास एक औरत खड़ी है। औरत कहना ठीक नहीं होगा, एक प्रेतनी खड़ी है, और जो उसकी ठोडी है वहां से खून टपक रहा था, और वो इनकी तरफ देखकर अजीब सी हंसी हंस रही थी, जैसे कि वो बयां कर रही हो कि शायद अब तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। लेकिन इस मौके पर इनकी थोड़ी सी बुद्धि काम करती है। इन्होंने जल्दी से हनुमान चालीसा जपना शुरू कर दिया, वहीं पर खड़े होकर हाथ जोड़े, आंखें बंद की कि सबसे पहले तो भाई जो मुझे सामने नजर आ रहा है, जिसको मैं सह नहीं पा रहा, वो तो बंद करूं। जो हंसी की आवाजें थी ना, वो अचानक से बंद हुई, और जैसे उन्होंने हल्की सी आंख खोल के अपने आसपास सामने देखा तो वो थी नहीं। अब बस ये दौड़ लगाते हैं बाहर की तरफ, और अब ये दरवाजा पीट रहे थे जो सीढ़ियों की तरफ जाता था। इनका दोस्त नीचे आता है और ये कुछ उससे बोलते नहीं है, बस जल्दी से भागकर ऊपर जाते हैं और सारी हालत बयां करते हैं। जब ये सारी हालत बयां करते हैं ना, तो इनके दोस्त ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं। अरे तू बड़े तू ऐसे कह रहा था कि भाई मैं तो नीचे सोऊंगा, अब तू डर गया? अरे भाई कुछ नहीं था, कुछ नहीं होगा, तू वैसे डरे जा रहा है। ये बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया जो मैंने देखा है ना, उसके बाद डरना लाजमी है, लेकिन उनमें से कोई मान नहीं रहा था। लेकिन अचानक से फिर इनके दिमाग में एक चीज आती है, ये जेब से रुमाल निकालते हैं और कहते हैं देखो। जब इनके दोस्त देखते हैं तो वो रुमाल जो है वो सच में ही खून से सना हुआ था। अब वो भी डर जाते हैं, लेकिन रात का समय था, अब कर भी क्या सकते थे। हाँ, ये छत पर थे, उसकी वजह से थोड़ी सी इनको रिलैक्सेशन थी, और ये अब सोते नहीं है, सारी रात जाग कर बिताते हैं, और अगले दिन मकान मालिक को सारी बात बताते हैं कि हमारे साथ ही होगा। लेकिन मकान मालिक कहता है कि भाई अगर पीकर सोओगे तो ऐसा ही होगा। यही कहते हैं कि भाई हम पीते हैं, शराब पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी पी लेते हैं कि हमें साक्षात ऐसी चीजें नजर आने लग पड़े। खैर मकान मालिक मानता नहीं, वो कहता है भैया तुम्हारी मर्जी है, रहना है तो रहो, नहीं तो फिर जवाब तो है ही। अब बकौल इनके इतना डर चुके थे कि ये उस घर में जाने को भी तैयार थे जो उन्होंने देखा था, जिसकी छत भी जो है वो लीक कर रही थी। लेकिन ये पानी की बूंदें बर्दाश्त कर सकते थे अपने जिस्म पर, लेकिन खून की बूंदें नहीं, इसलिए ये वहां पर चले जाते हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, पता तो करना ही था कि आखिर इस गोडाउन में ऐसा है क्या जो ये इन्हें फेस करना पड़ा। पूछताछ करनी शुरू करते हैं, फिर पता लगता है कि कुछ समय पहले इस गोडाउन में एक लड़की को मारकर काटा गया था। कारण क्या रहे होंगे कुछ ज्यादा पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ कहते हैं कि किसी का जो वहां पर कोई मजदूरी करता था उसका प्रेम प्रसंग था, कुछ लड़ाई हुई तो उसने काट दिया। कुछ कहते हैं कि वो चोरी करने आई थी, उसको मारकर काट दिया गया। अलग अलग बात धारणाएं थी, लेकिन एक तो थी ना कि यहाँ पर एक लड़की की मौत हुई थी और उसको काटा गया था, और शायद वही लड़की इस गोदाम में आज भी प्रेतनी बनकर घूम रही है। सो जिसे कहते हैं कि जल्दी ही इन्हें पता लग गया और कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात सबसे अच्छी थी। खैर, आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब जो अगला किस्सा है ना, ये किस्सा है सुरजीत का, और इनका कहना है कि अगर हम किसी ऐसी चीज को, ऐसी एंटिटी को एक बार देखें और हम ये सोचें कि शायद हमारे मन का वहम था। हालांकि मैं भी इस बात पर यकीन करता हूँ कि जो ऐसी चीजें होती हैं, जितना इनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या हो जब हम एक ही ऐसी एंटिटी को बार बार देखें जो हमारे सामने बार बार आए, तो फिर क्या वो हेलुसिनेशन होती है? ऐसी कौन सी हेलुसिनेशन जो एक ही चीज को बार बार दिखाए?
ना ही वो वहम होता है, ना ही वो हेलुसिनेशन होती है। तो फिर वो क्या होता है? बकौल सुरजीत के फिर वो प्रेत या प्रेतनी होती है जो इन्होंने देखी बहुत बार। सुरजीत अपने दोस्तों के साथ इग्नू में कोर्स कर रहे थे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो ओपन ओपन यूनिवर्सिटी होती है। अब इनका जो सुबह नौकरी करते थे तो जिनके एग्जाम्स चल रहे थे, एग्जाम्स होते थे शाम के टाइम पे। और जो सेंटर होता है, जो इग्नू का सेंटर होता है, इग्नू की यूनिवर्सिटी तो मेन दिल्ली में है, लेकिन जो उसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं या उनकी जो स्टडी का होता है वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग कॉलेजेस में एक आधा रूम इनको दिया गया होता है ताकि ये पढ़ सकें, या बाद में एग्जाम हो तो वहीं पर एग्जाम होते हैं। तो इनका भी ऐसा ही था। इंदौर के ये रहने वाले हैं और यहाँ पर इन्होंने, इनके शाम का समय था और आखिरी एग्ज़ाम था। अब ये क्या करते हैं कि आखिरी एग्ज़ाम जब होता है कंप्लीट, तो वो जो कॉलेज, छोटा सा कॉलेज होता है, बहुत बड़ा कॉलेज भी नहीं होता। और अब ये जब एग्ज़ाम देते हैं, और जो वो स्कूल टाइप ही होता है, कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं होती जहाँ पर एग्ज़ाम होता है। अब ये अपने दोस्तों के साथ ना बिल्कुल पास के ही कैफ़े में, छोटे से कैफ़े में बैठते हैं कि भाई अब फिर अगले साल ही मिलना होगा। तो बातें बूतें करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। जब ये खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद अब इनको लगो शंका होती है, इन्होंने फ्रेश होना होता है, तो ये वॉशरूम जाते हैं। लेकिन जैसे ही वॉशरूम जाते हैं ना तो इनका मन खराब हो जाता है, बड़ा ही गंदे से टाइप का वॉशरूम था। तो इनके मन में एक बात आती है कि मैं जो पास वाला जो कॉलेज है, जो भी है, स्कूल या कॉलेज, जो भी वो इंस्टीट्यूशन है समथिंग, वहाँ पर जाके मैं मतलब वॉशरूम में यूज़ कर लेता हूँ। तो ये अपने दोस्तों को कहते हैं कि भाई मैं वहाँ पर जाता हूँ। कहते हैं ठीक है जी। ये मेन डोर से अंदर जाते हैं और जो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको कहता है वॉशरूम यूज़ करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हाँ कर तो लो, लेकिन हम ना मेन डोर बंद ही कर रहे हैं। आप ऐसा करना कि अगर आपको बंद मिलेगा, अगर 2-4 मिनट लग जाते हैं, तो जो इसका बैक साइड है वहाँ पर आप जाना, और दरवाज़ा खुला होगा, हम आगे आपका गली के बिल्कुल नुक्कड़ में इंतजार कर रहे होंगे। तो वो कहते हैं भाई दरवाज़ा आना, नुक्कड़ में इंतजार कर रहे होगे तो दरवाज़ा कौन बंद करेगा? तो कहते हैं आप करोगे। तो कहते हैं भाई मैं बंद करूँगा तो कोई भी खोल लेगा। कहते हैं मतलब ताला हम वैसे रख देंगे, आप हमें चाबी पकड़ा देना, इसलिए तो हम आपका इंतजार करेंगे, वरना हमें क्या पड़ी है। थोड़ी सी बेइज्जती तो इनको महसूस होती है, लेकिन चलो उससे भी ज़्यादा इनको अभी फ्रेश होने की थी, ये जल्दी से जाते हैं। फ्रेश होने में 4-5 मिनट लगाते हैं और अब ये उस गली की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मतलब उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ताला लगाते हैं। अचानक से इनको कुछ महसूस होता है। बिल्कुल इनके पीछे एक लड़की खड़ी थी। कुछ डरावना चेहरा नहीं था, लेकिन खामोश आंखें, पत्थर जैसी, बिल्कुल स्थिर। बाल उसके उलझे हुए जरूर थे, लेकिन ये तो पहले डर ही जाते हैं कि फिर सोचते हैं कि कोई भिखारी वगैरह कुछ तो नहीं है। ये कहता है कि मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? तो वो बिल्कुल चुपचाप शांत, कुछ नहीं बोल रही होती। यहाँ तक कि उसके लबों पर कोई भी भाव था नहीं, ना मुस्कान का ना रुदन का। इनको लगता है कि शायद कोई मेंटल केस तो नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से जाना ही ठीक समझता हूँ। ये निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते भी उसको पीछे देख रहे होते हैं। शायद इनको देखना नहीं चाहिए था। अब ये गली के मोड़ पर आते हैं, चाबी थमाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को और उससे पूछते हैं कि यार यहाँ पर कोई लड़की लुड़की घूमती है पागल? तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम से झल्ला जाता है, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो आप? वो कहता है कि मतलब मैंने ना एक गली में लड़की देखी, वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी और मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, हाँ जी मैडम क्या चाहिए, उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर, वो तो बिल्कुल खामोश थी। तो वो कहता है बस आगे चलते हैं, करते हैं, बात करते हैं। अब चलते चलते सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जो भी थी ना, बात वहीं पर रहने दो, वो कोई लड़की नहीं थी, लड़की की आत्मा है। दरअसल कुछ साल पहले यहाँ पर एक लड़की की मौत हुई थी और वही लड़की की आत्मा यहाँ पर भटकती है। अब ये जब ये बात सुनते हैं तो हंसने लग पड़ते हैं, यार काका आपको मैं ही मिला था क्या बनाने के लिए? तो वो काका कहते हैं कि मानना मानो, नहीं माना ना मानो, आज तुम्हें भी नजर आ चुकी है। अब उसको तुम लड़की जानो प्रेत जानो, तुम्हारी मर्जी। ये अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, ये फिर अपने दोस्तों को ज्वाइन करते हैं, उनको बात बताते हैं। कुछ दोस्त तो डर रहे थे, कुछ दोस्त हंस भी रहे थे। जैसा मैंने कहा कि ये कहते हैं कि वहम नहीं होता, उसका कारण क्या था कि अब ये अगले दिन जाते हैं, नौकरी वगैरह अपनी करते हैं, जो दिनचर्या होती है। इनकी दिनचर्या एक और होती थी कि ये अपने जो बिल्डिंग है उसकी छत पर शाम को रात को जाते थे। कई बार अपने परिवार वालों से बात करते थे, कई बार अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते थे। अब ये जब बात कर रहे होते हैं ना तो इनको फिर से कुछ महसूस होता है कि कोई इनके पीछे खड़ा है।
जैसे ही ये पीछे देखते हैं तो वही लड़की, पथरीली आंखें, लबों पर कोई भी किसी भी तरीके का भाव नहीं, बस इनको एक ही टकटकी से देखी जा रही थी। लेकिन अब ये हंस नहीं रहे थे, ये सिर्फ एक काम करते हैं, भागते हैं नीचे की ओर, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ना ही ये सिर्फ उस छत से नीचे जाते हैं, बल्कि ये उस बिल्डिंग से भी बाहर भागते हैं। अपने दोस्त को फोन करते हैं कि भाई तेरे पास आ रहा हूँ, रुक। वो कहता क्या हो गया? वो कहता भाई सब कुछ बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आ रहा हूँ। उसके बाद उसको सारी बात बताते हैं कि भाई गली में तो माना जा सकता है क्योंकि पागल लड़की घूम रही होगी, वो छत पर कैसे आ गई। उसके बाद ये बिल्डिंग खाली कर देते हैं, कुछ देर अपने फ्रेंड के साथ ही शेयरिंग में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं जॉब छोड़कर शहरी ये छोड़ दूँ। तो ये ऐसा करते भी क्योंकि इनके मन में डर बैठ चुका था। हालांकि उसके बाद इनको कुछ नज़र आया तो नहीं ऐसा, लेकिन आज भी सवाल इनके मन में है कि वो लड़की छत पर कैसे आ गई। अगर वो इंसान थी भी तो वो छत पे कैसे आ गई, और जो उन्होंने देखा उसको छत पर, तो किसी इंसान का काम हो नहीं सकता। तो फिर वो जो काका कह रहे थे सिक्योरिटी गार्ड, क्या वही बात सच थी? जी शायद। होप छोटा सा किस्सा था, आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।